तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं खंड घ। और खंड घ की बात करें दोस्तों तो इसमें जो क्वेश्चन का जो तरीका है, जो क्वेश्चंस का जो तरीका है वो आपका गद्यांश आधारित स्रोत आधारित प्रश्न है। तो जो खंड घ है ये स्रोत आधारित प्रश्न है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक गद्यांश दिया हुआ होगा और गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्न होंगे। हर गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे जिनका आपको उत्तर देना है। तो पहला दोस्तों 31 नंबर अगर क्वेश्चन को देखें तो दिए गए गद्यांश को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें कि हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं। इनकी पुनरावृत्ति का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संकलन, अनुकरण और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की और कई बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल के लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें से इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई। इसका स्रोत है अध्याय 4 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, जो प्रथम भाग है एनसीईआरटी का। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें जो पहला प्रश्न है कि आप संत चरित्र से शब्द से क्या समझते हैं। बुद्ध की कोई एक शिक्षा या दर्शन को लिखिए। कला इतिहासकारों ने संत चरित्र से परिचित होने की क्या आवश्यकता थी। अब दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं उत्तर संख्या 31.1 की, तो उत्तर जो है वो 31.1, इसमें आपको कैसे लिखना है वो देख लो। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि आप संत चरित्र से क्या समझते हैं। तो संत चरित्र से क्या समझते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइगोग्राफी कहते हैं, हिंदी में संत चरित्र कहते हैं। तो संत चरित्र तो संत चरित्र क्या होता है दोस्तों। तो जो संत चरित्र होगा यह महान संतों अथवा धर्मोपदेशक की जीवनी होती है, कि जीवनी होती है जिसमें संत की प्रशंसा की जाती है, जिसमें संत या धर्मोपदेशक की प्रशंसा की जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें उनकी जो आध्यात्मिक शक्तियों का बखान किया जाता है और साथ ही साथ उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया जाता है। तो साथ ही साथ उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का भी वर्णन किया जाता है। तो इसी को कहते हैं संत चरित्र। ठीक है। अब दोस्तों बुद्ध की अगर बात करते हैं, अब उत्तर संख्या 31.2 अगर बात करें उत्तर संख्या 31.2 की, तो दोस्तों बुद्ध की जो शिक्षा है या दर्शन है, तो बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की एक शिक्षा। तो दोस्तों बुद्ध की और एक शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की बात करें तो बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग पर बल दिया। तो बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग पर बल दिया। और मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है भाई, कि ना तो बहुत ज्यादा आपको भोग विलास में रहना है, ना बहुत ज्यादा अपने शरीर को तपस्या से कष्ट देना है। इसका मतलब होता है कि न
व्यक्ति को न तो अत्यधिक भोग विलास में जीवन व्यतीत करना है, ना ही अत्यधिक तपस्या करके तपस्या से शरीर को कष्ट देना है। और जो मध्यम मार्ग है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो संतुलित जीवन से संतुलित जीवन से ज्ञान प्राप्ति संभव है। तो संतुलित जीवन से ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तर संख्या 31.3 की। अब उत्तर संख्या 31.3 में कहता है कि कला इतिहासकारों को क्यों संत चरित्र से परिचित होने की आवश्यकता थी, कि कला इतिहासकारों को संत चरित्र से परिचित होने की आवश्यकता क्यों थी। तो अगर बात करें उत्तर संख्या 31.3 की, 31.3 की कि कला इतिहासकारों को संत चरित्र से आवश्यकता क्या थी। तो आप देखोगे दोस्तों कि कला इतिहासकारों को संत चरित्र से संत चरित्र से कला इतिहासकारों को आप देखोगे संत चरित्र से परिचित होने की आवश्यकता यह थी, संत चरित्र से परिचित होने की आवश्यकता इसीलिए थी क्योंकि आप देखोगे कि मूर्तियां, चिन्ह और जो तस्वीरें थी कि बुद्ध की मूर्तियां, चिन्ह और तस्वीरें जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई थी, इनका विश्लेषण संत चरित्र जाने बिना सही तरीके से कर पाना, संभव नहीं था। यानी जब तक आप संत चरित्र को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो जो भी बुद्ध की तस्वीरें हैं या बुद्ध की जो भी कलाकृतियां मिली हैं या जो भी बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं उसका सही तरीके से आप विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको सही से बुद्ध का संत चरित्र पता नहीं होगा। तो इस वजह से संत चरित्र जानना कला इतिहासकारों के लिए आवश्यक था। यहां तक बात सबको समझ में आ गई कि क्यों कला इतिहासकारों के लिए संत चरित्र को जानना आवश्यक था। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दिए गए गद्यांश को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें कि अधिकांश देवी की आराधना पूजा पद्धति में तांत्रिक पूजा को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा प्राचीन उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे।
इसके अतिरिक्त कर्मकांड संबंधी में व्रत और वर्ण के तौर पर इसका उल्लेख किया जाता है। पूजा के विचारों में शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खास तौर पर उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। अब सबसे पहला दोस्तों यहां पर जो है ये स्रोत है अध्याय 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2 एनसीईआरटी का, यानी ये मध्यकाल वाला हिस्से का है। अब सबसे पहले दोस्तों प्रश्न है कि क्या तांत्रिक परंपरा वैदिक परंपरा से अलग है? तो अब सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उत्तर 32.1। तो जो उत्तर है 32.1। बत्तीस पॉइंट एक कि क्या वैदिक परंपरा तांत्रिक परंपरा से भिन्न है? तो वैदिक परंपरा तांत्रिक परंपरा से पूर्णतः भिन्न है। वैदिक परंपरा में पूजन के लिए ब्राह्मणों की उपस्थिति को अनिवार्य बताया गया है, जबकि तांत्रिक परंपरा में कोई भी स्त्री और पुरुष कोई भी में कोई स्त्री या पुरुष पूजन कर सकता है, बिना वर्ण और जाति का अंतर किए। बिना वर्ण और जाति का अंतर किए या वर्ण और जाति का विभेद किए। तो बिना वर्ण और जाति का विभेद किए आप स्त्री और पुरुष दोनों इसमें पूजन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है कि तांत्रिक प्रथाओं में कुछ हद तक समतावादी समाज को जन्म दिया। क्या आप इससे सहमत हैं कि तांत्रिक प्रथाओं ने कुछ हद तक समतावादी समाज की धारणा को जन्म दिया? ठीक है, तो यहां पर आप दोस्तों देखोगे कि उत्तर 32.2 में कि तांत्रिक पद्धति ने समतावादी समतावादी, और आप इसको देखो तो तांत्रिक पद्धति ने समतावादी समाज की अवधारणा रखी, क्योंकि आप देखोगे कि तांत्रिक मार्ग के रास्ते सभी धर्म और क्योंकि तांत्रिक मार्ग स्त्री और पुरुष चाहे वो ऊंची जाति से हो या निचली जाति से हो, चाहे वो बड़ी जाति
या छोटी जाति अथवा वर्ण के हों, सभी के लिए खुला था। कि तांत्रिक मार्ग सभी के लिए खुला था, ऐसा नहीं कि उसमें स्त्री ही भाग लेंगी, पुरुष ही भाग लेंगे। सभी वर्ण और समाज के जाति लोगों के लिए खुला हुआ था, यानी सभी के लिए इसमें अलाउ था। इसके बाद दोस्तों और हम देखें उत्तर 32.3। उत्तर 32.3 देखें कि तांत्रिक विचारों को किसने प्रभावित किया। अब यहां पर देखो कि भाई तांत्रिक विचारों को किसने प्रभावित किया। अब यहां पर आप देखोगे कि तांत्रिक विचारों को, यहां पर इसका आपको आंसर लिखा मिल जाएगा कि इस पूजा के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खास तौर पर उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। ठीक है, तो यहां पर देखोगे कि इस तांत्रिक विचारों ने उत्तर 32.3 कि तांत्रिक विचारों ने बौद्ध और शैव दोनों मतों को प्रभावित किया। बौद्ध और शैव दोनों मतों को प्रभावित किया, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें देखोगे कि इसका प्रभाव पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भारत के उपमहाद्वीप पर पड़ा। दक्षिणी भारत पर पड़ा, ऐसे आप लिख सकते हैं, दक्षिणी भारत पर पड़ा। इस तरीके से दोस्तों आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलो भाई अगले पैसेज पर दोस्तों आते हैं, देखते हैं अगला पैसेज क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 दिए गए गद्यांश को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें कि पृथक निर्वाचिकाओं की मांग का जवाब देते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी आत्मघाती है। वे बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में कितना आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिकों के साथ इस प्रकार का आचरण हो कि न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसकी आत्मा का भी सम्मान और संतोष प्राप्त हो। पंत ने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझे, उनकी आकांक्षाओं के स्वरूप को पहचाने और उनसे सहानुभूति रखे। इसके बावजूद पंत ने पृथक निर्वाचिकाओं का विरोध किया और कहा कि यह आत्मघाती मांग है और इन्हें अलग थलग कर देगी, असुरक्षित बना देगी और शासन में इन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों एक पैसेज और इसके पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो पहला दोस्तों प्रश्न जो है कि राष्ट्रीय नेता पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध क्यों कर रहे थे। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय नेता है वो पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध इसलिए कर रहे थे कि ये राज्य को सांप्रदायिक रूप से बांट देगा। तो यहां पर आप देखोगे कि
उत्तर संख्या 33.1। अगर बात करें कि उत्तर संख्या 33.1 कि जो राष्ट्रवादी नेता थे, तो जो राष्ट्रवादी नेता थे ये पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध कर रहे थे। क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल जो है दोस्तों वो देश को सांप्रदायिक रूप से बांट देगा। देश को सांप्रदायिक रूप से बांट देगा, जिससे राष्ट्रीयता कमजोर हो जाएगी, जिससे जो है वो राष्ट्रीयता कमजोर हो जाएगी और अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए अलग कर देगी और अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए मुख्य धारा से पृथक कर देगी। तो अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से हमेशा के लिए पृथक कर देगी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि आप संविधान सभा के सदस्य थे कि आप पृथक निर्वाचिका के विचार का समर्थन करते। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहां पर दोस्तों कल्पना करना है कि आप संविधान सभा के सदस्य हैं और क्या आप पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध करते या उसका समर्थन करते। जो भी आपका स्टैंड होगा उसके पक्ष में आपको उत्तर देना है कि क्या आपके लिए वो स्टैंड, क्या आप स्टैंड लेते, क्या आप पृथक निर्वाचिका का विरोध करते या उसका समर्थन करते। तो जो भी आपका रवैया रहता उसके पक्ष में आपको तर्क देना है। तो अगर दोस्तों मैं संविधान सभा का सदस्य होता, उत्तर संख्या हो गया 33.2। तो उत्तर हो गया 33.2। कि अगर मैं संविधान सभा का सदस्य होता तो पृथक निर्वाचिका का विरोध करता क्योंकि यह देश को सांप्रदायिक रूप से बांटने वाली व्यवस्था है। कि देश को सांप्रदायिक रूप से बांटने वाली व्यवस्था है और इससे विभाजन और सांप्रदायिक राजनीति को बल मिलेगा। जिससे राष्ट्रीयता
कमजोर हो जाएगी। जिससे राष्ट्रीयता जो है वो धीरे धीरे करके कमजोर हो जाएगी। तो इस वजह से मैं हमेशा विरोध करता जो है वो सांप्रदायिक जो पृथक निर्वाचन का। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों उत्तर संख्या 33-3 पर कि बी के पोकर बहादुर द्वारा दिया गया तर्क क्या था जिससे गोविंद वल्लभ पंत सहमत थे। तो अब देखो भाई इसका तर्क क्या था वो ही देख लो, ये बिल्कुल आपको आंसर में ही मिल जाएगा कि अब देखो यहां पर क्या तर्क था जिससे गोविंद वल्लभ पंत सहमत थे कि वह बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में कितना आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने यह भी जोर देकर के कहा कि एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ इस तरीके का आचरण किया जाना चाहिए, न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जबकि उसकी आत्मा को सम्मान और संतोष प्राप्त हो। तो यहां पर दोस्तों अगर आप इस लाइन में देखोगे कि वह बी पोकर बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में कितना उसमें राष्ट्र के विभिन्न वर्गों का कितना आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है। तो ये वाला दोस्तों जो लाइन है इसी से वो पता चल जाता है। तो ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ना कि वह बी पोकर बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में कितना आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है। बस यही आपको लिखना है, बस यही लिखना है कि वे इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता, कि यहां पर आपको लिखना है उत्तर 33.3 में कि किसी भी राष्ट्र की सफलता, किसी राष्ट्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में कितना, कि उसमें राष्ट्र के विभिन्न वर्गों का पर उसमें राष्ट्र के विभिन्न वर्गों पर कितना राष्ट्र के विभिन्न वर्गों पर कितना आत्मविश्वास, राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में कितना आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है, राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में कितना आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है, राष्ट्र के विभिन्न वर्गों में कितना आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है। बस यही वो स्टेटमेंट है आपको जो लिखना है, बस यही दोस्तों वो स्टेटमेंट है जो आपको लिखना है, बस आपका काम हो गया। तो यहां पर दोस्तों देखोगे कि मैंने आपको तीनों के उत्तर लिख करके दिखा दिए हैं, सभी तीनों, इसमें 9 क्वेश्चंस हैं टोटल, 3-3 सभी में है, तो मैंने सारे के उत्तर आपको लिख के दिखा दिए कि किस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है भाई वो है मैप वाला, यानी जो मानचित्र आधारित प्रश्न है। मानचित्र आधारित प्रश्न है, खंड अंगा है, और दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित उपयुक्त संकेत और चिन्हों को अंकित करिए। अब देखो ये मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली ये किस किस राज्य में है, क्योंकि राजनीतिक मानचित्र पर अंकित करना है, भौगोलिक पर तो नहीं, फिजिकल मैप पर तो नहीं, ये पॉलिटिकल मैप पर है। अमरावती एक स्तूप, तो ये भाई कहां पर है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अमरावती है वो है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपको अंकित करना है। मगध महाजनपद कहां है भाई, तो आप जानते हैं कि मगध महाजनपद है बिहार में। राखीगढ़ी आपका कहां है, तो ये ध्यान रखिएगा कि राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, और लोथल जो है ये आपका है गुजरात में। बस यही आपको मैप पर अंकित कर देना है।
और भारत की इसी राजनीतिक रेखा चित्र पर 1857 के विद्रोह के 2 केंद्रों को ए और बी के रूप में अंकित किया गया है। उनके पास खींची गई रेखाओं पर उनका सही नाम लिखिए। अब देखिए मैप पर दिया गया है 2 ए और बी का। अब देखोगे कि यहाँ ए और बी है। सबसे पहले भाई अगर बी की बात करें तो ये देख रहे हो कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, चूंकि उसके बाद बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिम बंगाल में भाई कौन सा क्षेत्र था 1857 के विद्रोह का? तो ये आपका था बैरकपुर, बैरकपुर था। और ए में आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल आपका जो है वो बॉर्डर लाइन पर है। तो यहां पर देखोगे तो ये आपको दिखेगा मेरठ, ठीक है, ये आपको दिखेगा मेरठ, जहां से 1857 के विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ। 11 तारीख को तो वो दिल्ली ही पहुंच गए थे। और यहां पर दोस्तों बी है, ये बैरकपुर है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी से जुड़ा ही हुआ है। तो ये आपका बैरकपुर है और मेरठ हो गया उत्तर प्रदेश में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। और यहां जो आपका जो गद्यांश आधारित प्रश्न था और खंड अंगद जो आपका मानचित्र आधारित प्रश्न था वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। और दोस्तों यहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा सैंपल पेपर का हर एक प्रश्न डिस्कस कर दिया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो या आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, सारी की सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। और यहां पर मैंने आपको जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मैंने आपको फॉर्मेटिंग बता दिया है कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब भी आप आंसर लिखें उसको अपने शब्दों में लिखें, उसको हूबहू जो मैंने बताया उसको उतारे नहीं। आप उससे एक गाइडलाइन ले सकते हैं, उससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको अच्छे से बातें समझ में आ गई होगी। और यहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा जो क्लास 12th का सीबीएसई का सैंपल पेपर था वो पूरा सॉल्व करके बता दिया कि किस तरीके से आपको उत्तर लिखना है और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, गद्यांश आधारित प्रश्नों का क्या तरीका होगा और मानचित्र आधारित प्रश्नों का क्या तरीका होगा। तो धन्यवाद आप सभी का आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।